नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। चीन ने लॉन्च किया चांग-ई 6 चंद्र मिशन। अपने तरह का दुनिया का पहला मिशन है चांग-ई 6। यह मिशन चंद्रमा के सुदूर अंधेरे वाले हिस्से से चंद्र सामग्री इकट्ठा करेगा और लाएगा वापस धरती पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर जारी हुआ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत आया 159वें स्थान पर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है सूचकांक। और दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक प्रागैतिहासिक बस्ती की हुई खोज। 7000 साल पुरानी है यह बस्ती सर्बिया के बनात क्षेत्र में तामिस नदी के पास है स्थित। आइए खबरों की शुरुआत करें। आज के दिन चीन ने अपना एक अति महत्वाकांक्षी मून मिशन लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का नाम है चांग-ई 6 और इसे ले जाने वाले रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5। इस मिशन को चीन के वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया गया है। वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल चीन के दक्षिणी द्वीप प्रांत हैनान में स्थित है। आपको बता दें कि चीन के द्वारा भेजा गया चांग-ई 6 दुनिया का पहला मिशन है जो चंद्रमा के सुदूर अंधेरे वाले हिस्से से चांद की मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा करेगा और उसे आगे के अध्ययन के लिए पृथ्वी पर वापस लेकर आएगा। चांग-ई 6 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एटकिन बेसिन के उत्तर पूर्वी हिस्से पर उतरने का प्रयास करेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एटकिन बेसिन को सौर मंडल का सबसे पुराना क्रेटर भी कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक चांग-ई 6 चांद से लगभग 2000 ग्राम नमूना लेकर वापस आएगा। हालांकि इसके पहले अतीत में चंद्र नमूने 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ द्वारा एकत्र किए गए हैं। वे नमूने चंद्रमा के उस हिस्से से थे जहां ज्वालामुखी अधिक सक्रिय माना जाता है। चीन अपने चांग-ई 5 मिशन के जरिए 1731 ग्राम नमूने लेकर पृथ्वी पर आया था, लेकिन ये नमूने चांद के सुदूर स्थित अंधेरे वाले हिस्से के नहीं थे। इसके अलावा चांग-ई 6 अपने साथ फ्रांस, इटली और स्वीडन जैसे देशों के साथ साथ पाकिस्तान का भी एक पेलोड ले गया है। कहा जा रहा है कि इस मिशन से पाकिस्तान का लक्ष्य अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना है। आपको यह भी बता दें कि चांग-ई 6 का पूरा ऑपरेशन एक रिले उपग्रह पर निर्भर है जिसे चीन ने कुछ समय पहले लॉन्च किया था। यह रिले उपग्रह अपने 53 दिवसीय मिशन के लिए अभी चंद्रमा की कक्षा में ही घूम रहा है। चीन की सोच काफी दूर की है क्योंकि यह रिले उपग्रह चीन के भविष्य के मिशन यानी 2026 और 2028 में क्रमशः चांग-ई 7 और 8 मिशनों का भी समर्थन करेगा। चांग-ई 6 बाहरी अंतरिक्ष से जो नमूने इकट्ठा करने की योजना बना रहा है वे शोधकर्ताओं को चंद्रमा और आंतरिक सौर मंडल के शुरुआती विकास को समझने में मदद कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सफल होने पर चीन का चांग-ई 6 मिशन एक मील का पत्थर बनने वाली घटना होगी। आइए समझते हैं चीन का चांद पर आगे का प्लान क्या है। चीन ने चांद पर बेस बनाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत चीन रूस के साथ मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ILRS बनाएगा। 2 चरणों में बनाए जाने वाले इस मिशन को चांद की सतह, चंद्रमा की कक्षा और पृथ्वी पर कई हिस्सों में स्थापित किया जाएगा। ILRS निर्माण परियोजना के पहले चरण में 2035 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में एक बुनियादी स्टेशन बनाया जाएगा जो नियमित वैज्ञानिक प्रयोगों को करने के लिए सुविधाओं से लैस होगा। दूसरे चरण में स्टेशन का विस्तार किया जाएगा जिसे 2045 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें चंद्रमा का परिक्रमा करने वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा चीन 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की योजना भी बना रहा है। आइए अब चीन के चांग मिशन की क्रोनोलॉजी को भी समझ लेते हैं। चीन ने 2013 में चांग-ई 3 मिशन के द्वारा चंद्रमा पर अपनी पहली लैंडिंग की थी। इस मिशन के तहत चीन ने चंद्रमा के इलाके का अध्ययन करने के लिए चांद की सतह पर एक लैंडर और रोवर को स्थापित किया था। इस लैंडिंग से पहले केवल अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ ने ही चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्षयान उतारा था। फिर 2019 में चीन ने चांग-ई 4 मिशन के साथ एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। इस मिशन के जरिए चीन चंद्रमा के पृथ्वी से स्थायी रूप से दूर वाले हिस्से पर एक जांच करने वाला पहला देश बन गया। फिर 2020 में चीन ने चंद्रमा के ओशनस प्रोसेलरम नामक ज्वालामुखीय मैदान पर चांग-ई 5 अंतरिक्षयान को उतारा। इस मिशन में चांद की सतह से नमूने प्राप्त किए गए, उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा गया। अब सारी दुनिया की नजर चीन के चांग-ई 6 अंतरिक्षयान की सफलता पर है।
आज है 3 मई और आज के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखिए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सप्ताह जनता को चिंतनीय मुद्दों पर शिक्षित करने, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और संसाधन जुटाने तथा मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए मनाया जाता है। इसी तरह 3 मई का दिन यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रेस की स्वतंत्रता और उसके महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन उन पत्रकारों को भी श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने प्रेस रिपोर्टिंग करते वक्त अपनी जान तक गंवाई है। इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम है प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। आपको बता दें कि यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। यह दिन विंडहोक घोषणा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको बता दें कि विंडहोक घोषणा स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों का एक संयुक्त स्टेटमेंट है। इसके साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी जारी हुआ है। यह सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है। यह सूचकांक 5 इंडिकेटर्स पर आधारित है, जिनमें पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट और पत्रकारों की सुरक्षा शामिल है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत पिछले साल की तुलना में 2 स्थान ऊपर आ गया है। नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। 2023 की सूची में भारत 161वें स्थान पर था। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका इस सूचकांक में भारत से ऊपर हैं। नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पाकिस्तान और श्रीलंका क्रमशः 152वें और 150वें स्थान पर काबिज हैं। अपने विश्लेषण में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने दावा किया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अधिक कठोर कानूनों को अपनाने के बावजूद 2 पायदान ऊपर चला गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने कई नए कानून पेश किए हैं जो सरकार को मीडिया को नियंत्रित करने, समाचारों को सेंसर करने और आलोचकों को चुप कराने की असाधारण शक्ति देंगे। ये कानून है 2023 का दूर संचार अधिनियम, 2023 का मसौदा प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक और 2023 का डेटा संरक्षण अधिनियम। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने यह भी बताया है कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति खराब हो गई है, जहां 32 देशों और क्षेत्रों में 26 में 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अपने स्कोर में गिरावट देखी गई है। हाल ही में खबर आई है कि पुरातत्वविदों ने दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक काफी बड़े साइज की प्रागैतिहासिक बस्ती यानी ह्यूमन सेटलमेंट का पता लगाया है। बताया जा रहा है कि यह प्रागैतिहासिक बस्ती लगभग 7000 साल पहले की है। लोकेशन की बात करें तो यह बस्ती बाल्कन क्षेत्र में है। बाल्कन क्षेत्र में भूमि से घिरे देश सर्बिया के पूर्वोत्तर में स्थित बनात क्षेत्र में तामिस नदी के पास यह स्थित है। जर्मनी में कील विश्वविद्यालय में प्रागैतिहासिक और प्रोटो हिस्टोरिक पुरातत्व संस्थान IPPA के पुरातत्वविदों के अनुसार यह खोज असाधारण महत्व रखती है। इसके साइज की बात करें तो पुरातत्वविदों के अनुसार यह साइट लगभग 11 से 13 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। पुरातत्वविदों ने इस बस्ती की मैपिंग भी की है। मैपिंग के दौरान पुरातत्वविदों को कुछ कलाकृतियां भी मिली हैं जो इस बस्ती का विंका संस्कृति से संबंध दर्शाती हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार यह स्थल बनात क्षेत्र की प्रागैतिहासिक संस्कृति से काफी प्रभावित है। विंका संस्कृति को टर्डास संस्कृति, टर्डास विंका संस्कृति या विंका टोर्डास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व यूरोप की एक नवपाषाणिक पुरातात्विक संस्कृति है। इसके समय काल की बात करें तो यह संस्कृति 5400 ईसा पूर्व और 4400 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। हिस्टोरियंस के अनुसार 4400 ईसा पूर्व विंका संस्कृति के प्रागैतिहासिक मानव समूहों ने मुख्य रूप से सर्बिया, कोसोवो, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो और उत्तरी मैसेडोनिया जैसे दक्षिण पूर्वी मध्य यूरोप पर कब्जा कर लिया था। विंका संस्कृति की एक खास बात यह भी है कि विंका संस्कृति की बस्तियां लगभग सभी अन्य समकालीन यूरोपीय संस्कृति की तुलना में बहुत बड़ी थीं। विंका संस्कृति के कुछ इंपॉर्टेंट स्थलों की बात करें तो इनमें बेलोग्राडचिक, क्रकवाइन, ड्रेनोवेक, गोमुलोवा,
गोरंजा तुजला और प्लोकनिक आते हैं। इनमें से अधिकांश स्थल सर्बिया के अंतर्गत ही आते हैं। वहीं अगर बनात क्षेत्र की बात करें तो यह एक भौगोलिक और ऐतिहासिक क्षेत्र है जो मध्य और पूर्वी यूरोप में फैला है। बनात क्षेत्र की खासियत यह है कि इसका पूरा एरिया किसी एक देश के भीतर नहीं आता। कहने का मतलब है कि यह क्षेत्र वर्तमान में 3 देशों में विभाजित है। बनात क्षेत्र का पूर्वी भाग पश्चिमी रोमानिया में है, वहीं इसका पश्चिमी भाग उत्तर पूर्वी सर्बिया में है और एक छोटा सा उत्तरी भाग दक्षिण पूर्वी हंगरी के भीतर है। चलिए अब थोड़ी जानकारी बाल्कन प्रायद्वीप की भी लेते हैं। बाल्कन प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र है। इसका कुल क्षेत्रफल 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 5.5 करोड़ है। यह 3 ओर से समुद्र से घिरा है। पूर्व में काला सागर, एजियन सागर, मरमरा सागर स्थित हैं। इसके दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर आते हैं और उत्तर में सावा, कूपा और डैन्यूब नदियां बहती हैं। बहरहाल इस बस्ती की खोज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बनात संस्कृति की कलाकृतियां मिलने वाली अब कुछ ही बस्तियां बची हुई हैं। फिलहाल साइट की आगे की जांच अभी चल रही है, लेकिन इस बस्ती की खोज से इस क्षेत्र में प्रागैतिहासिक समाजों को बेहतर ढंग से समझने में शोधकर्ताओं को बहुत मदद मिलेगी। हाल ही में माधव पेरुमल मंदिर सुर्खियों में आया है। दरअसल यह मंदिर इरोड जिले में है। इरोड भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु का एक जिला है। खास बात यह है कि यह मंदिर इरोड जिले के भवानी सागर बांध के जल विस्तार क्षेत्र में काफी हद तक डूबा हुआ है। यह मंदिर अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और यह तब दिखाई देता है जब बांध का जलस्तर 46 फीट से भी कम हो जाता है। अब यह मंदिर चर्चा में एक खास वजह से आया है। इसके चर्चा में आने का कारण है श्री माधव पेरुमल मंदिर में पाए गए शिलालेख में एक जानकारी। दरअसल याक्कई हेरिटेज ट्रस्ट की एक टीम ने मंदिर और उसके आसपास के शिलालेखों का अध्ययन किया। ट्रस्ट के अनुसार यहाँ 10 से 15 शिलालेख पाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न कालखंडों के हैं। इस मंदिर से प्राप्त इस शिलालेख से थुरावलूर नाम के एक गांव का पता चलता है जो 1000 साल पहले थोंडेश्वर मुदियार यानी भगवान शिव के मंदिर के साथ वहां मौजूद था। यह क्षेत्र पेरुवली यानी एक ट्रंक रोड के रूप में कार्य करता था और व्यापारी केरल के वायनाड और कर्नाटक के विभिन्न स्थानों तक पहुंचने के लिए भवानी नदी और मोयार नदी को पार करते थे। यानी शिलालेख के अनुसार 1000 साल पहले एक प्रमुख व्यापार मार्ग अस्तित्व में था जो पश्चिमी तमिलनाडु में कोंगू क्षेत्र को दक्षिणी कर्नाटक और केरल से जोड़ता था। ट्रस्ट ने यह भी बताया कि कई व्यापारियों के नाम वाले शिलालेखों से पता चलता है कि वे तेल, कपड़े, मवेशी और हस्तशिल्प का कारोबार करते थे और वे पैदल यात्रा किया करते थे और परिवहन के लिए गधों या घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। शिलालेख से पता चला है कि यह क्षेत्र होयसल शासकों के अधीन था। होयसल साम्राज्य के अंतिम महान राजा वीर बल्लाला III ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। बाद में राजा ने माधव पेरुमल धंदानायक जो सेना के जनरल थे उन्हें इस क्षेत्र पर शासन करने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक रणनीतिक बिंदु पर नदी के किनारे धंदानायक किले का निर्माण कराया। फिर माधव पेरुमल धंदानायक के पुत्र वीरा सिद्ध केथथया धंदानायक ने किले के अंदर श्री माधव पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया। एक पत्थर पर पाए गए शिलालेख में इसका वर्णन नीलगिरी सदरानन कोट्टई के रूप में किया गया है और इसमें बताया गया है कि किले के किनारे के गांवों को ओडुवंग नाडु कहा जाता था। बाद में इस क्षेत्र पर विजयनगर साम्राज्य, उम्मतूर प्रमुखों और टीपू सुल्तान का शासन रहा। 1790 से 1792 तक तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान 13 और 15 सितंबर 1790 के बीच लड़ी गई सत्यमंगलम की लड़ाई भी किले के पास ही हुई थी। बाद में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया और नीलगिरी जो मैसूर प्रांत का हिस्सा था उसे मद्रास प्रांत में मिला दिया गया। फिर आज़ादी के बाद तमिलनाडु की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना यानी भवानी सागर बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और यह निर्माण 1955 में पूरा हुआ। जो लोग किले और मंदिर के पास रह रहे थे उन्हें जल प्रसार क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया और दूसरे गांवों में बसाया गया। इसी के साथ 1953 में मंदिर की मूर्तियों को नए मंदिरों में स्थानांतरित कर दिया गया। समय के साथ इसी किले का नाम दानैकन किला हो गया। फिलहाल यह 680 साल पहले बनाया गया किला पूरी तरह से नष्ट हो गया है और अब केवल मंदिर के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वर्ल्ड आर्ट दुबई का 10वां संस्करण शुरू हुआ। 5 मई तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित आर्ट मेले में 60 से अधिक देशों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। 10,000 कलाकृतियों के साथ साथ भारतीय कला को भी इस वैश्विक मंच पर पेश किया जाएगा, जिसमें पेंटिंग, मूर्तिकला, डिजिटल आर्ट, इंस्टॉलेशन इत्यादि शामिल हैं।
ये प्रदर्शनियां भारत के आर्ट सेंस की आधुनिक भावना को प्रदर्शित करेंगी। भारत सरकार ने पेंशन के लिए एक एकीकृत पोर्टल शुरू किया है। इसे पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया है। इसे भविष्य पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है। यह 5 बैंकों की पेंशन प्रोसेसिंग और भुगतान सेवाओं को एक ही विंडो से जोड़ता है। इस पोर्टल को पेंशन प्रोसेसिंग से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे पेंशन संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता और एफिशिएंसी हासिल करने में मदद मिलेगी। आगे जाकर अधिकांश पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। मालदीव के बाद एक और देश में चीन समर्थक प्रधानमंत्री चुना गया है। दरअसल चीनी समर्थक जेरेमिया मानेले को सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है। यदि हम सोलोमन द्वीप की बात करें तो यह एक द्वीपीय देश है जिसमें 900 से अधिक छोटे द्वीप शामिल हैं। यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। यह द्वीप रणनीतिक तौर पर काफी महत्व रखता है। इसी कारण चीन क्वाड देशों को घेरने के लिए इस द्वीपीय देश की आर्थिक मदद करता आया है। असम राज्य की वन्यजीव संरक्षक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला व्हिटली गोल्ड पुरस्कार। इस पुरस्कार को व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। यह दूसरा अवसर है जब उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इससे पहले 2017 में इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। वे लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क और इस पक्षी के आवास को संरक्षित करने का कार्य करती हैं। असमिया भाषा में इस पक्षी को हरगिला कहते हैं। यह पक्षी आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मुख्यतः सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। बर्ड फ्लू का एक और चिंताजनक मामला सामने आया है। अमेरिका के टेक्सास के एक फार्म में 1 दर्जन घरेलू बिल्लियां बर्ड फ्लू के अत्यधिक संक्रमण के कारण मर गईं। दरअसल बिल्लियों को ऐसे गायों का कच्चा दूध पिलाया गया था जो एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित थी। हालांकि अमेरिकी कृषि विभाग ने इससे पहले ही गायों में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि की थी। बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है जो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होती है। यह अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। कभी कभी वायरस पक्षियों से स्तनधारियों को भी संक्रमित कर देता है। इस घटना को स्पिल ओवर कहते हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, जेरेमिया मानेले किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? सुमात्रा, आइसलैंड, मॉरिशस या फिर सोलोमन द्वीप? अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष की रैंकिंग में भारत 159वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता से, अभिलेख न्यायालय से, सलाहकारी शक्ति से या फिर मूल अधिकारों के गारंटर से? सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, सीबीआई का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? संथानम समिति, होता समिति, बलवंत राय मेहता समिति या फिर स्वर्ण सिंह समिति? सही जवाब है ऑप्शन ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।